नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है नॉम चॉम्स्की। जैसा कि हमने कल पढ़ा था लैंग्वेज डेवलपमेंट, आज हम लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित जो थ्योरी है उसको जानेंगे कि इसमें तो जो नॉम चॉम्स्की थे वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, नॉम चॉम्स्की नाम तो आप सभी ने पहले भी सुना ही होगा। आज थोड़ा इसको हम और सीरियस होकर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉम चॉम्स्की ये थे कौन। देखिए, ये जो फोटो है ये नॉम चॉम्स्की का दे रखा है। एक मिनट, ये हिल क्यों रहा है। हाँ, ये कौन है? ये नॉम चॉम्स्की है और ये आज भी जीवित हैं। ठीक है, उनको मरा हुआ मत समझना। हाँ, तो ये कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट पे थ्योरी दी कि हाँ, बच्चे का जो भाषा विकास है वो किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो देखो, नॉम चॉम्स्की जो है, इन्होंने उनकी जो थ्योरी है उसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी या फिर साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आपसे डायरेक्ट थ्योरी का नाम देके पूछ सकता है कि इस थ्योरी को देने वाला कौन व्यक्ति था। नॉम चॉम्स्की, पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग। तो आपका क्या ऑप्शन होगा? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका नॉम चॉम्स्की होगा। कब दी गई थी? देखो, 1959 में दी थी। लेकिन इसको लेके आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो मानता है कि नॉम चॉम्स्की ने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी थी, जिसको हम साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, वो कब प्रपोज की थी? 1959 में की थी। इसलिए हम 1959 को यहाँ पे अपना करेक्ट मानेंगे। वैसे ये पूछने वाला है नहीं, बट थोड़ी सी हमारे लिए ओवरव्यू करना जरूरी होता है। और आप इसको लेके हिंदी में मत लो ना। आगे जो आपकी पीडीएफ है बाइलिंगुअल ही है। देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के लाई हैं, बट ये कुछ फ्रंट में मेन चीज़ें थी जो हमने सिर्फ इंग्लिश में ही रखी हैं। ठीक है, हाँ, तो 3 बातें हैं जो आप इनके बारे में याद रखो। पहला कौन? ये थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। दूसरा, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आधुनिक भाषा विकास का जो पिता है वो किसको मानते हैं बच्चों? नॉम चॉम्स्की को मानते हैं। तीसरा, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है या जिसको हम साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी कहते हैं, देने वाले कौन थे? नॉम चॉम्स्की। ये हमारे हैं नॉम चॉम्स्की। ओके, पसंद आ रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं प्यारे से अंकल? अब आगे बढ़ते हैं इनकी थ्योरी। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा मनोविज्ञान है जिसने भाषा विकास पे ज़्यादा जोर दिया। देखो, वाइगॉस्की भी हैं जो भाषा की बात करते हैं, पियाजे भी हैं जो भाषा की बात करते हैं। ये दोनों ही हैं जो भाषा पे उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जो हम आपको एक एक करके कल परसों में आपको देखने को मिल जाएगा, इनकी वीडियो भी। लेकिन जो नॉम चॉम्स्की है, पहले हमने इसलिए लिया इनका थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर योगदान हमें देखने को मिला है। बाकी आपको एक कंपेरेटिव वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें इन तीनों की मेन बातें आपको कंपैरिजन कराई जाएंगी। देखो, नॉम चॉम्स्की कौन है? एक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट कह लो, भाषा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक किताब पढ़ी, वर्बल बिहेवियर। ठीक है, ये बुक का नाम याद रखना। जिसको लिखने वाला कौन था? स्किनर थे, BF स्किनर। कुछ याद आया आपको? जो जिन्होंने चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आगे हम इनकी भी थ्योरी को पढ़ेंगे, अभी से हमको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, तो जो वर्बल बिहेवियर बुक थी, इसको नॉम चॉम्स्की ने पढ़ा और ये बुक लिखी किसने थी? स्किनर ने लिखी थी। फिर उन्होंने अपना एक थ्योरी प्रपोज करी थी जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इट इज़ इनबॉर्न इनसाइड द चाइल्ड, यानी कि इट का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज से है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम भाषा की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ। इट इज़ इनबॉर्न इनसाइड द चाइल्ड दैट ही कैन लर्न एनी लैंग्वेज। देयर इज़ अ डिवाइस इनसाइड द चाइल्ड टू लर्न दैट लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, LED का जो क्वेश्चन है आपसे बहुत बार पूछा जाता है बाकी एग्जाम्स में भी, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो, बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वह किसी भी भाषा को सीख सकता है। उस भाषा को सीखने के लिए बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा चॉम्स्की साहब कहते हैं, और जिसे उन्होंने नाम दिया भाषा अर्जन यंत्र या फिर भाषा अधिग्रहण उपकरण। देखो, लैंग्वेज LED को, अब मैं कहना चाहूँगी हिंदी वाले बच्चों से, आप LED को लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस से ही याद करें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। और ये होता कहाँ पे? उन्होंने कहा ब्रेन के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ये जो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस है ये पाया जाता है। ठीक है, और देखो, एक्वायर मीन्स क्या होता है? ग्रहण करना, उसी से बन गया हमारा एक्वाजिशन। तो ये कह रहे हैं कि बच्चा है, उसके अंदर जन्म से ही एक क्षमता होती है कि वो कोई सी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है। इस पर उसका नेचर, इन्वायरमेंट चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। अगर एक बच्चा है, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो और उसके स्टार्टिंग के 3-4 साल तक अगर वो USA में रह के आ गया, भले ही उसके माँ बाप जो थे उनको सिर्फ हिंदी आती है, तो लेकिन वो बच्चा क्या है, USA में जाके इंग्लिश बोलना ही सीख जाएगा।
उसकी जो आम जो बोलचाल की भाषा होगी वो क्या बन जाएगी बच्चों, क्योंकि वो बन जाएगी इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो उसको इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज़ है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को हिंदी सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, जापानीज सिखाओ, चाइनीज़ सिखाओ, कोई सी भी लैंग्वेज आप बच्चे को सिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक ही जन्मजात क्वालिटी होती है, वो कितनी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। होता है ना कि जितना आप उसको बढ़ाना चाहो वो उतना आगे बढ़ सकता है। तो और हाँ, ये जो LED है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस है, ये सिर्फ इमेजनरी है, कोई रियल में ऐसा डिवाइस नहीं लगाया दिमाग में, ऐसा इन्होंने माना है। तो ये हम सिर्फ इनके अकॉर्डिंग, मानने के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। फिर हमारे आते हैं कुछ इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सिर्फ उसी को हम चर्चा करेंगे, फालतू बकवास नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, स्टूडेंट्स यूज्ड 2 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन, मतलब जो बच्चे होते हैं वो 2 तरीके से भाषा को ग्रहण करते हैं। पहला ये बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर की, और दूसरी ये बात करते हैं डीप स्ट्रक्चर की। देखो सरफेस क्या होता है, सतही संरचना, यानी कि कोई बॉडी, ये एक सरफेस है, रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी जो सरफेस है ना, ये सिर्फ आपको इसकी नॉलेज है। 1 मिनट, हाँ, ये हमारा, मैं फिर से बनाती हूँ एक बार। जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो ये सरफेस है, आपको ये सरफेस की सिर्फ नॉलेज है, बाकी इसकी जो और चीज़ें हैं उसकी नॉलेज नहीं है आपको। तो यही हमारा सरफेस स्ट्रक्चर में आता है कि चिल्ड्रंस ओनली एक्वायर नॉलेज ऑफ साउंड्स इन वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इस मीनिंग, मतलब बच्चे क्या करते हैं, भाषा की ध्वनियों और शब्दों का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इसका अर्थ नहीं जानते। यानी कि बच्चे क्या है, चीज़ें जो भी उसको एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं, जो आपस में जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो जो बातें कर रहे हैं, भले ही उसको उनका मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो शब्द जो वो उसकी वोकैबुलरी में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बिना ये जाने कि इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही ना, इसी तरीके से अगर बच्चा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहा हो तो बच्चे की जो भाषा है बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स भी सीख लेती है। इन शॉर्ट, अगर मैं छोटे शब्द में कहूँ तो बच्चों को क्या है, सिर्फ शब्दों का पता होता है, शब्दों का मीनिंग क्या है इसकी नॉलेज नहीं है। इसी को हमने कहा है सरफेस स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है बच्चों डीप स्ट्रक्चर, यानी कि गहरी संरचना। तो चिल्ड्रन बिगिन्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स एंड बिकम एबल टू एक्सप्लेन दैम इन डिटेल। यहाँ पे आपको नाम से क्लियर हो रहा है किसकी बात हो रही है, गहरी, यानी कि कोई चीज़, जैसे कुआं है, कुएं की गहराई पूरी कितनी है ये आपको अच्छे से पता है। तो यानी कि आपको जो शब्द है, शब्द के साथ में जो उसका अर्थ है, दोनों की नॉलेज है। तो आप जो आप हैं वो आते हैं डीप स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बच्चे शब्दों और ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उन्हें विस्तार से समझाने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे किस में आते हैं, डीप स्ट्रक्चर में आते हैं। और जिनको सिर्फ शब्दों का पता है तो उसके लिए हमने कहा है सरफेस स्ट्रक्चर। और जो डीप स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है कि बच्चों को शब्द अर्थ दोनों का पता होता है। यहाँ पे बच्चों को जो शब्द बोल रहा है या जो भी शब्द उसके वोकैबुलरी में ऐड है, उसका मीनिंग क्या होता है ये भी उसको नोन है। तो ये 2 तरीके की जो बातें करते हैं, ये कौन करते हैं, इन्होंने लैंग्वेज के 2 लेवल बताई हैं। वो हमारा सरफेस हो गया और डीप स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गया होगा आई होप आपके लिए। फिर देखो हमारा एक और जो टर्मिनोलॉजी है जिसकी उन्होंने बात करी है, इनकी जो ना ये टर्मिनोलॉजी है, इससे उठा के वो देखिए हमारा फिर नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है पॉइंट यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी यूनिवर्सल ग्रामर को हिंदी वाले बच्चे इसी टर्मिनोलॉजी में याद करें, हर चीज़ को हिंदी में ना तोड़े, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एग्जाम में आपको इसके डिफरेंट मीनिंग देखने को मिल सकते हैं। देखो यूनिवर्सल ग्रामर है, इसमें जो नॉम चॉम्स्की वो ये कहते हैं कि टू अक्वायर द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज द अमाउंट ऑफ ग्रामर लर्निंग एंड correctness in its also keep on increasing. He also reiterates that the process of learning language and learning grammar is universal, की जो भाषा सीखने के साथ साथ व्याकरण सीखने की मात्रा होती है और उसमें जो एक्यूरेसी है वो भी क्या होती है, बच्चे की बढ़ती रहती है। जैसे जैसे बच्चा क्या लैंग्वेज सीख रहा है, वैसे वैसे क्या है बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे लैंग्वेज के थ्रू जो उस लैंग्वेज का ग्रामर है उसको भी एक्वायर कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है, उसकी जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाषा सीखने और व्याकरण सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है, यानी कि पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलती है। पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बाद में उसके जो ग्रामर्स के रूल होते हैं वो सीखता है, एक्वायर करता है। जैसे हमारा एक जो इंडक्टिव टॉपिक होता है, इंडक्टिव मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल
रूल बताते हैं, ये थोड़ी ना कि बच्चे को रूल बता दिया बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा डायरेक्टली, वो छोटा बच्चा है, अभी वो आइंस्टीन नहीं बन चुका है। वहीं एक हमारा होता है बच्चों डिडक्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं निगमन विधि। इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले नियम बताते हैं, फिर बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं। तो ये हम अप्लाई करते हैं बड़े बच्चे पे। छोटे बच्चे पे हम क्या अप्लाई करते हैं, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। तो वही चीज़ है कि भाषा सीख रहा है बच्चा, तो उसके साथ में बच्चा उसकी व्याकरण भी सीखने लगता है और ऑटोमेटिकली चीज़ें अक्वायर कर रहा है। और बाकी जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर उसके लिए अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है। तो उसके जो नींव है लैंग्वेज की, उस पर पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया जाता है। अगर आप अच्छे स्कूल में दे देखें ना, तो वहाँ पे टेंस हो गए या बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चे जब सेकंड या थर्ड क्लास में आएगा तब से आने लगती हैं। वहीं हम यूपी बोर्ड की बात करें अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हिंदी मीडियम के स्कूल होते हैं वहाँ पे टेंसेस वगैरह जनरली बच्चा 6th क्लास में पढ़ना शुरू करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सल ग्रामर की बात थी। फिर ये जो फीचर्स है, जो चॉम्स्की की थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपको इंग्लिश में 3 4 5 शब्द लिख रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। आप इसको सिर्फ इंग्लिश में याद करना है, इसको हिंदी में तोड़ने के चक्कर में मत लग जाना। ठीक है, देखो पहला हमारा आता है इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी की बात कौन करता है, चॉम्स्की साहब करते हैं। ये कहते हैं कि बालक के अंदर क्या है, भाषा सीखने का एक जन्मजात गुण होता है और बच्चा जन्म से ही भाषा सीखना शुरू करता है। अब जैसे ही बच्चा रोया, दुनिया में बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा रोया, तो वहीं से बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। दूसरी बात कहते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चे का जो भाषा विकास है, उस पर जो बच्चे का पर्यावरण है वो भी बहुत प्रभाव डाल रहा है। अगर एक बच्चा है जो चौल बस्ती से आता हो, तो जो वहाँ के लोगों की जो भाषा होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी ना जितनी अच्छी एक हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी से आने वाले बच्चे की जो भाषा होगी। तो दोनों चीज़ें क्या है, आपस में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो बच्चे की लैंग्वेज भी क्या होगी, अच्छी होगी। वही बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जहाँ पे लोग अब्यूज़ करते हैं, गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो बच्चा वही शब्द सीखेगा। उसकी जो शब्दावली होगी उसमें वही सारे बुरे शब्द ऐड हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें यूएसए कनाडा वगैरह की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चा है उसकी जो लैंग्वेज है वो उस पर उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट डाल रहा है उसका भी। अगर उसकी फैमिली में सब लोग इंग्लिश वो बोलते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि उसके चारों ओर सब क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है और वो अपने स्टार्टिंग के 3-4 साल के लिए अगर यूएसए पहुंच जाए, तो उसकी जो भाषा होगी ना आम बोलचाल की, वो बच्चों इंग्लिश बन जाएगी। हमने उसको सिखाया नहीं है इंग्लिश, लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहा है चीज़ें, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारा डेवलपमेंट है उस पर हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कि जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तीसरा हमारा आता है बच्चों यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। इसमें क्या था कि बच्चा जब लैंग्वेज सीख रहा है तो उसी के साथ में बच्चे की क्या हो रहा है, जो उसका लैंग्वेज का ग्रामर है बच्चा वो भी सीख जाता है और उसमें जो शुद्धता है वो भी आ जाती है। जैसे अगर आप देखते हो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको भले ही लैंग्वेज के रूल ना आते हों, लेकिन उनके अंदर लैंग्वेज बोलने की जो मतलब फ्लुएंसी होती है बहुत ही अच्छी होती है। भले ही 1% उनको इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स नहीं आते होंगे, लेकिन उनकी फ्लुएंसी अच्छी है क्योंकि वो चीज़ उनकी प्रैक्टिस में है ना। उनके स्कूल में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इंग्लिश में बात नहीं करी तो आप पर 5 रुपये का फाइन जाएगा। वहीं हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर उसको सारे रूल्स भी आते होंगे फिर भी उसकी वो फ्लुएंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला ना। तो ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती जाती हैं। तो वही चीज़ें कि लैंग्वेज के साथ में उससे क्या होता है, जब बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो बच्चा उस लैंग्वेज के थ्रू उस लैंग्वेज का जो ग्रामर होती है वो भी एक्वायर कर लेता है। चौथी चीज़ हमारी आती है रिलेशनशिप इन लैंग्वेज, मतलब दुनिया भर की जो भाषाएं हैं उनमें आपस में एक संबंध पाया जाता है। हर जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हम क्रिया विशेषण वर्ब नाउन पढ़ते हैं, ऐसे जो दुनिया की अदर लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी क्रिया विशेषण यानी कि वर्ब नाउन के आधार पे बांटा गया है। वो अलग बात है कि वो हमारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम उनकी जो लैंग्वेज है उसका फोनेटिक नहीं जानते ना, हमको नहीं पता उनका फोनेटिक साउंड क्या है। ठीक है, उसके अलावा हमारा फिर आता है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। इसका क्या काम है, देखो ये क्या करता है, बच्चे की जो लैंग्वेज एबिलिटी है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो अगर आपसे इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस देने वाले कौन थे, इसका काम क्या है, ये कहाँ होता है, ये ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया था। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज एबिलिटी है उसको बढ़ा रहा है।
उस पर काम कर रहा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो जिसको हम कहें कीवर्ड्स जिसको बोलें चॉम्स्की की थ्योरी से, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ये 5 मैंने इसमें हिंदी नहीं लिखी क्योंकि हिंदी में मुझे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये नॉम चॉम्स्की की नहीं है। ये जो लैंग्वेज होती है उसकी जो जनरल बातें हैं 3-4 वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये लिखवा रही हूँ अलग से, ठीक है। इसको नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है उससे रिलेट मत करना। देखो आपने पढ़ा होगा फोनेम। फोनेम जानते हो बच्चों क्या होता है फोनेम? अब फोनेम को हिंदी में क्या कहते हैं इसके पीछे मत पड़ जाना। आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप जब रूल वगैरह सीखते हो तो उसको वैसे का वैसे ही सीखते हो ना। देखो फोनेम क्या होती है? ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? वर्ड की, सॉरी साउंड की, ठीक है। फोनेम आपसे पूछा जाए तो फोनेम क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड का। इसी तरीके से हमारा एक और आता है बच्चों, मैं ये खुद ही लिख देती हूँ, मैं लिखना भूल गई थी इसमें, ठीक है। फोनेम क्या है हमारी? अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो होती है फोनेम, ओके। दूसरा हमारा आता है मॉर्फीन, MORPHENE। अब मॉर्फीन क्या होती है बच्चों? मॉर्फीन, एक मिनट, हाँ, मॉर्फीन जो होती है ये मीनिंगफुल वर्ड की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, जबकि अभी जो हमने फोनेम पढ़ा था वो क्या था? सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट थी, वहाँ कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं लिखा था। क्योंकि फोनेम क्या है? अभी देखो एक मिनट, पहले मैं इसको कंप्लीट करूँ। मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। मॉर्फीन हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मीनिंगफुल वर्ड की, जबकि जो हमारी फोनेम होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट होती है किसी भी साउंड की। जैसे आपका का है तो का को हम लोग क्या लिखते हैं? एक सेकेंड, का को आप लोग के लिखते हो, ऐसे ही हमारा खा है, खा को क्या लिखते हो? KH लिखते हो। तो ये क्या है? साउंड है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या है फोनेम, ये सारे जो आपके लेटर्स होते हैं इनको बोला जाता है। तो फोनेम क्या है? आपकी साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जबकि मॉर्फीन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी किसी भी मीनिंगफुल वर्ड की। जैसे कि आपका रैट हो गया, कैट हो गई, ये सारे शब्द क्या हैं? इनका एक मीनिंग है ना। तो इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? मॉर्फीन होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हमारा एक आता है सिंटेक्स, नाम तो आपने सुना ही होगा। सिंटेक्स क्या होता है? ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। मतलब जैसे आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको क्या बताता है? ये सिंटेक्स का हो गया। क्योंकि कभी कभी आपका फोनेम और मॉर्फीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो आपका आंसर होगा फोनेम। अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, तो आपका आंसर होगा मॉर्फीन। इसको अलग से ऐड कर लेना, नोट्स में लिखा हुआ नहीं है ये। फिर हमारा एक आता है बच्चों सीमेंटिक्स। ये भी आपका लैंग्वेज की कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। देखो ये क्या है? इसमें आप क्या करते हो? स्टडी करते हो मीनिंगफुल वर्ड की, सेंटेंस की, स्टडी ऑफ मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस। मीनिंगफुल फ्रेज हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंस, इन सब की जो स्टडी होती है वो हमारी किस में आती है? सीमेंटिक्स में आती है। अभी हमने 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। पहली हमारी बच्चों थी फोनेम, दूसरी हमारी थी मॉर्फीन, MORPHENE मॉर्फीन, तीसरी हमारी थी सिंटेक्स, और इसको ऐसे ही आप इंग्लिश में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। चौथी हमारी थी सीमेंटिक्स, ठीक है। हाँ, तो हमारा फोनेम क्या है? ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। अगर आपसे साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछता है तो फोनेम होगी। अगर आपसे मीनिंगफुल वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछता है तो वो हमारी होगी बच्चों मॉर्फीन, ठीक है। फिर हमारा सिंटेक्स क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात होती है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, भले ही इसका प्रॉपर मीन निकल रहा हो ना निकल रहा हो, ठीक है। देखिए हमारा जो सिमेंटिक्स है, यहाँ पे क्या है? मीनिंगफुल वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस की बात हो रही है, मतलब जिसका प्रॉपर एक मीनिंग होना चाहिए। जो भी आपका फ्रेज हुआ, सेंटेंस हुआ, ये 4 चीज़ें थी जो आपकी लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं। तो इसको आप खुद से जोड़ लेना। स्पेशली इसमें फोनेम और मॉर्फीन को याद रखना। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछता है साउंड की तो फोनेम होगी, और मीनिंगफुल वर्ड की पूछता है तो मॉर्फीन होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर चलते हैं। देखो, नॉम चॉम्स्की थ्योरी इज प्राइमरी रिलेटेड विद
नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉग्निशन से, फिजिकल से, लैंग्वेज से या सोशल से? अभी अभी हमने पढ़ा है नॉम चॉम्स्की साहब किसकी बात कर रहे हैं भैया, इन्होंने भाषा विकास पे जोर दिया है। तो ये हमारा यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, लैंग्वेज। अभी पूरी थ्योरी हमारी किस पे बेस्ड है? लैंग्वेज की तो बात करते हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कौन सा मनोवैज्ञानिक करता है, तो आपका राइट आंसर होगा नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने इस पर ज़्यादा जोर दिया। बाकी प्याजे और वाइगॉस्की ने भी कुछ कहा है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, लेकिन मेन जो है ये है, पूरी थ्योरी उन्होंने अलग से प्रपोज करी है लैंग्वेज पर। फिर हमारा आता है बच्चों, एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस, यानी कि जो आपका एलईडी डिवाइस है जो ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है, उसका काम क्या है? लिमिटेड द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, वयस्कों की भाषा को सीमित करना, ये तो कोई बात नहीं थी, तुम्हारा रॉन्ग हो गया। लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल, औपचारिक विद्यालयों में भाषा सीखना। क्या आप जब तक स्कूल नहीं जाओगे तब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखते? क्या आप अपने घर, अपने आसपास पड़ोस से क्या भाषा नहीं सीखते, या फिर स्कूल जाने के बाद ही सीखते हो? वो तो अलग चीज़ है कि आप थोड़ा उसको सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करते हो। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। बच्चा जन्म लेने के बाद से ही भाषा सीखना शुरू कर देता है, उसके लिए स्कूल की नीड नहीं होती। जनरेट ग्रामर रूल्स, यानी व्याकरण के नियम उत्पन्न करें, या फिर मेमोराइज ग्रामर रूल्स को, जहाँ बात हो ना याद करने की, यहाँ पे लिखा है, देखो मैं हिंदी दिखाती हूँ, व्याकरण के नियम याद करें। फोर्थ वाला का देखो ध्यान से, मेमोराइज ग्रामर रूल्स। तो अगर क्वेश्चन में याद करने की बात दी गई वो तो बेकार होती है, तो ये तो वहाँ गलत हो गया। आपको बच्चे को याद नहीं कराना, आपके बच्चों को प्ले वे मेथड के थ्रू सिखाना होता है, मतलब खेल खेल बच्चा सीख जाए, उसको ये भी ना पता लगे कि वो सीख रहा है बट वो एक्चुअली सीख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा जनरेट ग्रामर रूल्स, यानी कि व्याकरण के नियम उत्पन्न करें। बच्चे को आपने क्या दिया, एग्जाम्पल दे दिया, बच्चे से कहा बताओ ये किस, मतलब ये ग्रामर की किस रूल में आता है। जैसे हम क्या करते हैं, आपने बच्चे को, आपको नाउन पढ़ाना है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बच्चों आप लोग अपने वेकेशन पे कहाँ गए थे? बच्चे बोलेंगे शिमला गए थे, ठीक है। शिमला क्या हो गया, प्लेस का नाम आ गया एक। फिर आपने कहा बच्चों वहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ देखी, क्या देखा? बच्चे कहेंगे माउंटेन्स देखा, माउंटेन्स देखे, ठीक है। फिर आपने कोई और क्वेश्चन किया फलाना बच्चे से कि बच्चों आपके साथ में आपकी बहन गई थी, उसका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरी बहन का नाम रिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, मतलब टीचर बच्चे के दिमाग में क्या बिठाना चाहता है। नाउन का कॉन्सेप्ट ना, जहाँ प्लेस की बात हो गई, पर्सन की बात हो गई, थिंग मतलब थिंग में भी आ गया, ये सब सारी चीज़ें आ गई ना। तो ये बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर रूल्स जनरेट कर रहे हैं इसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब ड्यूरिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे बच्चे को नहीं पता कि उसकी लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है, इसलिए जो लैड होता है, एलईडी होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है जनरेट ग्रामर रूल्स में। बाकी इसका दूसरा काम क्या है, बच्चे में लैंग्वेज एबिलिटी को सिखाने में, बढ़ाने में मदद करना। तो इसका हमारा थर्ड वाला बच्चों ठीक होगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन है लास्ट है ये वाला, ये आप करोगे होमवर्क में, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ, समझा देती हूँ। इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज एक्वाइजिशन स्टैंड फॉर, भाषा अधिग्रहण का तात्पर्य क्या है? लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट्स, मतलब कोई जानबूझकर या सचेत प्रयास किए बिना किसी भाषा को सीखना, या फिर लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी, यानी किसी विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से भाषा को सीखना, या फिर लर्निंग अ लैंग्वेज बाई थिंकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा को संसाधन समझकर भाषा को सीखना, या फिर लर्निंग अ लैंग्वेज विद द डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स, जानबूझकर और सचेत प्रयास के साथ में भाषा को सीखना। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा, आपको ये होमवर्क में कमेंट में बताना है। प्लीज़ कमेंट किया करिए और बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके अलावा हमारी ये नॉन चॉम्स्की थ्योरी की जो मेन बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसको दो चार बार पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी होमवर्क में जो कमेंट है उसका जो आंसर है, सॉरी होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। एंड आपको वीडियो कैसी लगती है उसको बताया जरूर करें कमेंट बॉक्स में, हमें मोटिवेशन मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो को तैयार करने में, ठीक है। और बाकी पढ़ाई करते रहें। कल हम आपके लिए प्याजे या वाइगॉस्की में से किसी एक की थ्योरी कराएंगे जो हमारी कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर।